अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पिछले कई दिहाइयों से हम लोग देख रहे हैं कि सिंध में जो इदारा सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो है सेहत का इदारा। आए दिन बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए रहते हैं जहाँ पर सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कहीं डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, अगर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं भी तो स्टाफ पूरा नहीं है। डॉक्टर्स के अपने मसाइल होते हैं, आए दिन हमें डॉक्टर स्ट्राइक्स पर नज़र आते हैं और उसके बाद आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स प्लान कर रहे हैं स्ट्राइक पर जाने का। और इस सारे मामलात में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो है आवाम, क्योंकि सरकारी अस्पतालों से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद वो लोग होते हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर से दिखा सकें। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो जना हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि जो मरीज़ हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मरीज़ों का क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पर। इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि आज जो है वो हम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात कर लें और उनसे भी जान लें कि उनके क्या प्लान्स हैं जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है और पाइपलाइन में कौन से मंसूबे ऐसे शामिल हैं जिनसे उनको लगता है कि सेहत के इदारे को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कितना अर्सा हो गया है आपको यहाँ चक्कर लगाते हुए? सर ये जो हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ मैं, धक्के खा रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं ना कुछ करने वाला। ये कागजात है मेरे सामने, ये देखिए, ये आज के कागज़ है ओपीटी के, लेकिन कुछ नहीं लिखा। ये देखिए कोई चीज़ भी नहीं लिखी है इसमें, कुछ नहीं लिखा हुआ है। आज भी मुझे ये देखिए कुछ नहीं है। किस मसले के लिए ये आए थे मेरे आप? बच्चे की जो है ना गाड़ी स्लिप हो गई थी, टांग टूट गई थी, उसकी वजह से जो है ना उस दिन भी रात को जो है ना 4 बजे का मैं आया हुआ है, रात के 1 बजे यहाँ से गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं गया उसका। सिर्फ एक ये अल्ट्रासाउंड क्या है, एक्सरे क्या है, एक्सरे दिखाएं, ये एक्सरे क्या है, ये देखिए इसमें मेरी वो टांग टूटी है बच्चे की, ये देखिए। लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब 14 नंबर से आ रहा हूँ, वहाँ भी उन्होंने वापस भेज दिया, हमने कुछ। अच्छा, क्या कहते हैं जैसे आप लेकर आए अगर अपने बेटे को यहाँ पर, आप मरीज को लेकर आते हैं जी जी, तो आपको स्टाफ क्या कहता है आगे से? स्टाफ ये कहता है, अभी मुझे ये कहा स्टाफ ने कि जी कल आके ऑपरेशन करवाना, लेकिन कुछ नहीं लिखा उसने। ऑपरेशन वाले वार्ड में मैं गया तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने, तो हम कैसे ऑपरेशन करेंगे जब कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये आप दोबारा गए डॉक्टर के पास कि आपने पर्ची खाली वो दे दी? डॉक्टर खत्म हो बंद हो गया ना ओपीडी, अच्छा, ये जो इन्होंने आपको दिया है ये बिल्कुल खाली पेपर है हाँ। और इस पर उन्होंने कहा है कि जाके आप अपना ऑपरेशन करा लें। जी हाँ, इसको ऑपरेशन करा लें, वो भी नहीं लिखा हुआ। नहीं कुछ भी नहीं है। बोलो ऑपरेशन में, वहाँ पे चले ऑपरेशन वार्ड में गए, वो बोलते हैं तो खाली पे है, कुछ भी नहीं है इसमें लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका। ये कोई चीज़ नहीं है, रिपोर्टों का कुछ नहीं हाल नहीं है। रात के 1 बजे तक वहाँ पर बच्चे को लेके फिरता रहा, उसकी टांग टूटी हुई है उसको। अभी ये मेरे साथ ये यहीं पे लेटा हुआ है मेरा बच्चा, अभी यहीं पे ही है, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा, ये हाल आपको ये इस तरह जो चक्कर लगाते हैं, ये जब हम इनसे बात करते हैं इंतजामिया से, ये तो कहते हैं कि भाई जिना के हालात बहुत बेहतर हैं। ये आपके सामने है मैडम, देख ले, आपके सामने ये देखिए क्या हाल है। ये रिपोर्ट का भी क्या हाल हो गया, ये इसका वो है, ये दूसरा पेपर है, ये जो करवाया। अच्छा, जो आप आते हैं, ये देखिए, आपको हफ्ता हो गया यहाँ पर आते जी हुए, जी, कहाँ से आते हैं आप? कुरंगी से। कोरंगी से रोज यहाँ आते हैं जनाब? जी हाँ, दूसरे दिन पहले आज दिन आया था हफ्ते को, फिर इतवार को बुलाया, इतवार को भी कुछ नहीं किया, फिर पीर को भी कुछ नहीं किया इन्होंने, फिर मंगल को आया तो बोला भैया ओपीटी वाले करेंगे। ओपीटी में आया आज, कहला बुध को ओपीटी में जाना, ओपीटी में बुध को आया तो इन्होंने ये पर्चा दे दिया ओपीटी वालों को। अच्छा भाई, एक हफ्ता एक मरीज़ को लगता है कि वो लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं और यहाँ पर चूँकि लोग जो हैं वो इतनी दूर दूर से आते हैं, अपनी नौकरियाँ छोड़कर, अपने कामकाज छोड़कर जो है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं किसी मजबूरी के तहत, लेकिन जो है इस तरह के हालात का या इस तरह के रवैयों का जो है वो उनको सामना करना पड़ता है। मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात करते। कैसे बाइक स्लिप हुई थी आपकी? जी, डीजल पड़ा हुआ था, मैं आ रहा था गोल्ड मार्क के आगे, डीजल पड़ा हुआ था तो वहाँ पे गाड़ी स्लिप हो गई, बाबा साथ थे मेरे, तो ये हड्डी टूट गई है। अब ये रोज़ हर दूसरे दिन बुला लेते हैं कि आप आ जाओ, कल आ जाना, परसों आ जाना, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि ये हड्डी टूटी हुई है, इतनी अजियत होती है, हड्डी इधर से टूटी हुई है, पट्टी उधर बांधी हुई है। उसके बाद ये जिस तरह हम देख रहे हैं कराची में इतनी गर्मी है, अभी तक ये बाहर अंदर नहीं अंदर है, नहीं लेके यार, अंदर नहीं लेके यार। पहले बोल रहे हैं कि कल ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी में आ जाना, इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, हम तो नहीं भाई करेंगे ऑपरेशन, बोल रहे हैं ये तो यहीं होगा। अभी इन्होंने यहाँ से बाहर कर दिया। बाहर क्या कहकर किए? कह रहे हैं इमरजेंसी में ऑपरेट होगा, इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे 14 नंबर में होगा ओपीडी में ही। तो स्ट्रेचर अंदर क्यों नहीं है? अंदर वार्ड्स होते हैं ना। नहीं, वार्ड्स में नहीं रख रहे, बोल रहे नहीं वार्ड्स में नहीं रखेंगे, आपका कल ऑपरेट होगा, आप कल इमरजेंसी में ही आना, और इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं हमारा नहीं मैटर नहीं है ये।
अच्छा, कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पर जब आप लोग जाते हैं और जाके खुद अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इंसानियत जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कराची के हालात की, इतनी गर्मी, ऊपर से गंदगी, ऊपर से मक्खियाँ और ऊपर से मरीज़ जो कि ऑलरेडी एक अजियत में है, जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उसका स्ट्रेचर आप बाहर निकाल देते हैं और उसको जो है वो आप बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। उसकी फ़ैमिली भी मौजूद होती है और आपको ये भी नहीं पता होता कि वो फ़ैमिली इस शहर के रहने वाले हैं या नहीं हैं। इस तरह के बहुत सारे मरीज़ और भी हैं जो जिन्ना में मौजूद हैं। मज़ीद आगे बढ़कर उनको भी देखते हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या मसला है? जी इसकी बुखार है नहीं तो यहाँ पर जब अभी आप लोग आए हैं तो बाहर क्यों बैठे हुए, अंदर क्यों नहीं गए? और डॉक्टर उसे रोटी खिलाती है, रोटी खाती है, इसे वजह से उसकी छुट्टी होगा। डॉक्टर अभी खाना खा रही है अंदर? हाँ अभी। तो उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद आइएगा। हाँ बाहर से निकला है उन्हें। सही है। तो ये आपका पहला दिन है आज? हाँ आज आग में भी आती है, फिर वापस गई है, अभी आती है। पहले भी आई थी आप? हाँ बच्चे की वजह से, और उसकी बुखार है, उसको नहीं उतर आएगा बुखार। तो जब पहले आई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? बस उसको दवाई दे दी है, थोड़े से दवाई मिला, नहीं बुखार उतरा। नहीं उतर रहा? नहीं उतरा। तो अभी आप कितनी देर से बाहर बैठी हुई हैं? अभी बस क्या करो, बस वही डॉक्टर की दवाई मिलेगा तो अंदर से बैठने, अभी तो नहीं, फिर जाना फिर उसे फिर क्या करो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि जो जिन्ना अस्पताल में हम लोग आते हैं, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर्स देते हैं तवज्जो मरीज़ों पर या नहीं देते? नहीं, फ़ायदा तो नहीं है दवा में, फ़ायदा तो नहीं पड़ेगा, वो बस दवाई दे दी है कैसे, बस एक दिन फिर वापस आती है घर का, फिर वापस कैसी दवाई है, बस क्या करे इंसान, बस गरीब लोगों के। क्या हुआ है? इसको इसकी बड़ी आंत यानी कि बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ जी है? बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको जिन्ना किसी ने रेफ़र किया था या आप लोग खुद जिन्ना आए? नहीं, हम लोग खुद जिन्ना है। खुद जिन्ना है। अच्छा, जी। मुझे बताइएगा कि जिन्ना अस्पताल की इंतज़ामिया कैसी है, डॉक्टर्स कैसे हैं, रवैया कैसा है? हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा स्टाफ है, नो डाउट। आराम से आसानी से काम हो बिल्कुल गया? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप जिन्ना हॉस्पिटल में कितने अरसे से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारा तो 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हो गए। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस? और ये बेचारा जो है ना अफगानिस्तान से, हमें इसके साथ बैठ गया अभी। अच्छा, अभी आप एक दूसरे को जानते हैं या अभी यहाँ ही दोस्ती हुई है मैं आपकी? यहाँ दोस्ती हो गई। जिन्ना अस्पताल में दोस्तियाँ कर रहे हैं आप? हाँ बस ऐसा आया, इससे पूछ रहा था, बोलो मैं अफगानिस्तान से आया हो, इस बेचारा को उर्दू भी नहीं आती सही। तो आपने कहा चलें हाँ तो मदद यहाँ, कर दो मैं इनकी। हाँ अच्छा बताइएगा, अंदर कोई मरीज़ है आपका? जी कौन है? हमारा भाई है, भाई है। क्या हुआ इसको? उसका ऑपरेशन करवाइए, किसका? पता नहीं ये फिते का बोलने का। पित्ते का ऑपरेशन हुआ है? अभी अच्छा, शुक्र है सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम जब लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर सही तरीके से बात नहीं करते हैं, रवैया ठीक नहीं है, इंतज़ामिया ठीक नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल है, पता नहीं होता कहाँ जाना है, तो आपको इस तरह को मसला फेस करना पड़ा है? नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह नहीं हुआ। बिल्कुल जैसे आप हाँ। आए थे बिल्कुल उस तरीके जैसा से आराम शुक्र से। है, आओ इलाज भी सही करवाया हो, माशाल्लाह खिदमत भी सही कर रहे। तो आप बाहर क्यों बैठे हुए, अंदर क्यों नहीं बैठे हुए? अभी अब अंदर से आया अभी। अभी अंदर से आए हाँ। तो यहीं पर आपने लगा लिए हाँ डायरेक्ट? ठीक है। दोबारा- और आपका कौन है यहाँ पर? इनका कौन है यहाँ पर? इनका कोई भी नहीं है, तो ये वैसे? इसका गाँव वाला है, इसका अच्छा, इनके गांव वाले हैं? इसका गाँव वाला है। तो उनको क्या हुआ है? इसका बेटी का मेरा ख्याल प्रेशर, आपकी बेटी का बीमार है, इसका बेटी, आपकी बेटी है अंदर? इसका बेटी है क्या बीमार हुआ है, है बेटी को? पता नहीं पिंडल से है क्या, अपेंडिक्स का खून ऑपरेशन? नहीं ऑपरेशन है करे, ऑपरेशन भी करवाया, और खून का जो है ना, खून का कमी हो रहा है। अच्छा, खून की कमी। और ये कितने दिन से हैं यहाँ पर? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए हैं। तो आप सही से इलाज हो रहा है, सारे काम सही हो रहे हैं? पूछो इनसे। सही काम कर सही की क्या ना, इधर सही की कि खुदा तो से उस फाइल बन अस्पताल तो वड़ी थी ये इलाज सही करवाया, मगर अभी दूसरा फाइल दिया, पता नहीं कहाँ नहीं छुपाइल देंगे। हाँ मसल शब्द की बिका तारीख 15-20 दिन हो गए इसका यहाँ पर। अब ये दूसरा अस्पताल बोला, पता नहीं वहाँ लेके जाओ। अच्छा, अब दूसरा अस्पताल लेके जाना है? हाँ तो यहाँ क्यों नहीं इलाज हो रहा? दोस्ती कर ली आपने, पूछा नहीं उनका मरीज है अंदर? हाँ तो वो तो पूछ लेते हैं, मरीज का तो पहले पूछ लेते आप। दोस्ती कर ली आपने यहाँ पर, वो भी तो पूछे कि वो अस्पताल करने क्या है। का उस इलाज वैसे से वही
अच्छा, यहाँ पर कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो कि नाला नज़र आते हैं इंतज़ामिया से, और उसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिनको लगता है कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, जिनके मरीज़ जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और चूँकि मरीज़ के साथ सिर्फ एक बंदे को रुकने की इजाज़त होती है, तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि कराची शहर से नहीं होते, दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, तो फिर वो ऐसा करते हैं कि वो यहीं पर हॉस्पिटल के बाहर या जो है वो वार्ड के बाहर जो है वो बैठ जाते हैं, ताकि जो है जब मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए तो एक ही साथ जो है वो घर जाया जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर स्टाफ हैं? डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे हम मरीज़ देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको वार्ड से बाहर निकाल देते हैं, क्यों? अच्छा मैम, ये वार्ड से बाहर नहीं निकाले जाते। एक्चुअली हमारे पास नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स होते हैं वो अंदर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें नहीं भी तो डेली बेसिस पर हज़ारों मरीज़ आते हैं जिनके डिफरेंट जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं, तो उनको फिर एडमिट करना होता है। कुछ हमें फिर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अंदर बेड्स की इंतहाई कमी है, जिस चीज़ को भी जो है ना वो सही किया जाए। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ होती है, इनकी जीए फिटनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब आप तो इसको स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक पेशेंट को देख रहे हो। बीइंग अ डॉक्टर जब मैं इसको देखता हूँ तो उसके लिए मुझे इसकी ब्लड रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, एक्सरेज चाहिए होते हैं, जिसमें मैं अंडरस्टैंड तो कर सकूँ ना कि आइंदा ये सर्जरी करने के बाद जब इसको हम नशा देंगे, एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, उसके बाद ये उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आ रही होती, फिर हमें उनको मेंटेन करना होता है। कुछ यूरिन की रिपोर्ट्स होती हैं, मेंटेन करना होता है। अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट होता है, उसको जब नशावर कोई चीज़ हमने दे दी बेहोश करने के लिए, सर्जरी के लिए, तो उससे उठने के लिए भी जाहिर सी बात है वो तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, जैसे हम इनकी रिपोर्ट देख रहे थे, तो ये जो आज ये आए हैं, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जो पेपर दिया है वो खाली है, और उन्होंने जाके कहा कि आप वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट नहीं, में इनका जाकर छोटी दिखा दें। पर्चीज़ होंगी इस पे, जिस पे इनको टेस्ट दिए गए होंगे, जिसमें मेजर होते हैं CBC, LFTs, UCE मार्कर, वायरल मार्कर्स होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वगैरह के जो है ना उसमें तमाम चीज़ें होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस मामले में पढ़ूंगा, लेकिन इस चीज़ में चूँकि जाहिर सी बात है आप लोग भी मीडिया से हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि अब हम लोगों को भी इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स, अगर पेशेंट वार्ड में एडमिट है, तो कहने के लिए तो एडमिशन में ना देने के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स को ही वहाँ पे जब फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें आवाज़ बढ़ना चाहिए, वो तो हम क्योंकि जाहिर सी बात है 4-4 बनेंगे। महीने से मेरी सैलरीज नहीं आती, वो तो हमने सर बात उसके कर बाद- लिया। मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा टेस्ट लिख कर दिया हुआ है, क्योंकि नाम अच्छा, इसमें छोटी पर्चियाँ होंगी। इसमें पहले तो ये OPD स्लिप है, इनके बाद ये डॉक्टर के पास गए नहीं गए इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि अगर जाए होता तो मेरे जैसा हाउस ऑफिसर होता है तो इसमें नोट लिखता है। जैसे ये चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे, ये आ गई इसमें एज, अब मैं इसमें लिखूंगा पेशेंट एज इसकी, ये मेरे पास आ गई। वाहिद एक पर्ची है ना जो आपको मिली है। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे, और कौन सी OPD में गए थे? मुझे ये दिखाएंगे। एक्सीडेंट हुआ जब से चल रहा है ये ऑपरेशन। लिखा तो इसमें भी हुआ है, अगर हम इसमें चेक करेंगे। सर सारे ये टेस्ट नहीं करवाए, ये नहीं, ये चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। ये सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट चल रही है, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आए हैं। ये वाले ट्रीटमेंट हो गए आपके? ये कब की पर्ची है? ये पर्ची वहाँ की और ये इसमें इन्होंने जो है ना ये इसका पहले दिन की अल्ट्रासाउंड पर्ची किया, है। ये भी पहले दिन अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन करने के बाद ये सारी पहले चीज़ें दिन की। की मैं वही वाली बात करूँगा कि कुछ हमारे पास जो है वो इनकी सारी चीज़ें, चीज़ें आ गई हैं। मुझे सर सिर्फ ये बता देंगे, अगर कोई पेशेंट आता है आप उसको खाली पर्ची दे दें, मुझे सिर्फ ये खाली पर्ची एक्सप्लेन कर देंगे, इस खाली पर्ची में ऐसा क्या मैम लिखा हुआ है जो सबसे सिर्फ डॉक्टर पहले पढ़ सकता है? मैम सबसे पहले तो ये है कि ये टाइम पे डॉक्टर के पास पहुँचे नहीं पहुँचे, ये बड़ा सवाल है। और मेरे जैसा डॉक्टर, वैसे पर्चियाँ मेरे पास भी होती हैं, पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं। अगर आप लोगों को आना है तो आप OPD में आके उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेशेंट वार्ड में एडमिट है, उसको फूड मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ फूड उस डॉक्टर को नहीं मिल रहा जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। फ़िल्टर्ड वाटर है, हमें अपने पैसों से ख़रीदनी पड़ती है। आजकल के इस महंगाई के ज़माने में अगर मैं ना भी करूँ तो दिन में अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर 10 गिलास पानी एडवाइस कर रहा हूँ किसी को, तो 10 गिलास मुझे भी पीने चाहिए, और 10 गिलास के लिए वाटर बोतल मुझे 2 चाहिए होंगे, और एक वाटर बोतल की जो है ना वो 120 है। और हाउस ऑफिसर की सैलरी क्या है, हम इस मामले पर भी जो है ना वो इस चीज़ को थोड़ा सा निकल कर आ जाएंगे। तो डॉक्टर, अगर मैं अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं बोल रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज अगर करके आ जाए तो 60,000 में मैं ये कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा तो उसकी सैलरी तो उस ट्रांसपोर्ट में आने जाने में चली जाएगी। फिर यहाँ पे उसको खाना अपना खुद कर लेना पड़ता है। वार्ड में एडमिट हुए हुए पेशेंट को खाना मिलेगा हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर को नहीं मिलेगा। डॉक्टर को 4 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद ये बाबा जो मेरे पास आए हैं, हम इन तमाम चीज़ों पे सिर्फ रिसीविंग नोट लिखते हैं। जो हमें डायग्नोसिस करना होता है, लेबॉर्ट्री के लिए टेस्ट लिखने होते हैं, वो छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं जो मेरे पास शायद कुछ होंगी, जो कि अभी भी हमारे एक पेशेंट थे जिनका जो है ना वो हम करवा के आए थे। तो ऐसी छोटी पर्चियों पर हम क्या करते हैं, उनके लिए चीज़ों को लिखते हैं ताकि वो लेबॉर्ट्री में सबमिट कराएँ। वापसी जब ये मेरे पास आएँगे
तो ये वो चीज़ जो है वो लेकर आएंगे। तो अभी रिसीविंग नोट्स लिखने के बाद, ड्यूटी के बाद मैं जैसे फ्री हुआ हूँ, तो ये छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ये डायग्नोसिस के लिए, टेस्ट के लिए वो लिख के दे रहे होते हैं। ये मेरे जेब में, इसका मतलब ये है कि मैं और मेरे जैसे कई गुण ज़्यादा जो है वो दोस्त हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहे हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में ही फ्लॉ है, पेशेंट सही टाइम पे सही मरीज़ का, आप इधर देखेंगे, अंदर जाके रिकॉर्ड करेंगे तो 7 OPDs के आपको दिखेंगे। अब मैं बैठा हूँ न्यूरो सर्जरी में, पेशेंट का मसला है डर्माटोलॉजी का, वो मेरे पास आएगा तो मैं खाली पर्ची नहीं दूंगा, मैं उसको क्या भेज लिख के दे दूंगा। मैं न्यूरो वाला बंदा, उसको डर्माटोलॉजी तो कोई सर कि आप पर्ची मत दें, मैम तो वो सही, असल में हमारे यहाँ इलिटरेसी, हाँ हमारे यहाँ इलिटरेसी, आपका न्यूरो का नहीं, मैम वही मैं बात बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ। हमारा 1:30 बजे तक का टाइमिंग होती है OPD की। उसमें पेशेंट अगर मेरे पास 1:30 बजे के टाइम पे आ रहा है, मैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, उसको समझाते समझाते 15 मिनट लग जाते हैं कि बाबा ये मेरा केस नहीं है, ये केस उस डॉक्टर का है। मैं लिख के तो अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ी जो है ना चीज़ ये, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, मुझे ये वर्दी पहनी हुई है, हर आने वाला बंदा समझेगा ये तो डॉक्टर है, यही मेरा काम करेगा। पर बात यही है कि डॉक्टर की भी स्पेशलिटीज़ होती हैं। इमरजेंसी में आप जाएंगी तो आपको हज़ारों डॉक्टर मिलेंगे, वहाँ पे सैकड़ों डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमारी M-Calls की ड्यूटी होती है, अकॉर्डिंग टू वार्ड हम रोटेट हो रहे होते हैं। तो अब जब मैं न्यूरो सर्जरी का काम छोड़ के डर्माटोलॉजी वाला काम करूँगा, तो ये बाबा मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पर सही डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे होंगे, या इमरजेंसी से सीधा आए हैं तो उसके बाद भी इसको वार्ड में जाना चाहिए था, इमरजेंसी पे M-Call के किसी डॉक्टर के से नहीं मिल पाए होंगे। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इनकी कमी है, कमी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्यों कम डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, जिनकी वजह से हमें चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और हमारा बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो स्टेथोस्कोप और वर्दी देखने के बाद हर डॉक्टर को हर डॉक्टर मानता है, लेकिन हर मर्ज़ का हर एक पेशेंट के डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता। तो उसके लिए हमें जो ना, इनके पेशेंट है, आप काइंडली इनको अकोमोडेट हाँ, करें। मैं थैंक यू सो मच। मज़ीद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका मरीज़ है यहाँ पर कोई? हाँ जी, मैं सुबह से आई हुई, तकरीबन हो गए मुझे 12 घंटे, समझे 8-9 घंटे, 10 घंटे से ऊपर हो गया ना। यहाँ पे एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम है, हम लोग ईदी वालों को बुला के, वो कहते हैं हमें इतने पैसे दो, हम इतने पैसे लेंगे, हम ऊपर से इतने पैसे लेंगे। ये छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, स्टाफ मेंबर है, उनका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है, मतलब इस तरह के बहुत सारे मसलों को हम फेस कर रहे हैं। तो आपके जो पेशेंट हैं वो कहाँ पर हैं? वो मेरे पेशेंट ये हैं, फ्रैक्चर हुआ है इनको, अभी इनको POP के लिए लेकर आए थे। तो यहाँ पर जब आप लोग हॉस्पिटल इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं कि तो अभी क्रेप बैंडेज के लिए भी मुझे स्टोर पे भेजा है। जब मैं क्रेप बैंडेज लेने के लिए स्टोर पे गई हूँ तो उधर से भी उन्होंने पैसे काट के मुझे क्रेप बैंडेज वापस की है मैंने उनको ना। तो यहाँ तक कि बैंडेज भी नहीं है इनके पास, हॉस्पिटल में बैंडेज भी नहीं है। अच्छा, जब आपकी अभी तो खैर मेरे ख्याल से आपको दवाइयों के लिए स्टोर भेजा नहीं है, तो अगर स्टोर भेजते हैं तो दवाइयाँ आपको आसानी से मिल जाती हैं या उसके लिए अलग पैसे? नहीं, बहुत मुश्किल से। अभी भी मैं मेडिसिन का पूछ रही थी तो उन्होंने जल्दी गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया कि यहाँ पे नहीं है, बाहर जाके बात करो। सरकारी अस्पतालों की हम सूरत हाल देखते हैं, ख़राब से ख़राब तर होती जाती है। जी। किसको जिम्मेदार समझती हैं आप? किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ सकती है अगर इंतज़ामिया मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करे, खुद से उठ के। ये नहीं कि कुर्सियों पे बैठ के करेगी मैनेजमेंट, तो ऐसे नहीं होगा। हमेशा मैनेजमेंट करने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है, खुद से जाके देखना पड़ता है। हर चीज़ के लिए बने हुए हैं ना, देखें डायरेक्टर बने हुए हैं, ऑफिसर, हर असिस्टेंट बना हुआ है। तो असिस्टेंट का काम ये नहीं होता कि बैठ के चले जाना, उनका काम होता है उठ के देखें मैनेजमेंट किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा। जब आप खुद से काम करते हैं ना तब बेहतरी आती है, किसी दूसरे को इस्तेमाल करने से बेहतरी नहीं आती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जहांगीर से, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और सर्जिकल यूनिट 1 का जनरल सर्जन हूँ मैं। अच्छा, यहाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, हम देखते हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारे पेशेंट्स की जानिब से जो है ना वो मसाइल सामने आ रहे होते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक तो डॉक्टर्स की कमी भी नज़र आती है और दूसरा ये कि डॉक्टर्स भी जो है ना वो आए दिन कहते हैं स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने की आप लोगों ने जो है मौका दिया। सबसे पहले कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि वो स्ट्राइक की तरफ जाए या कोई भी ऐसा मामलात हों कि जिसमें डॉक्टर्स को ख़ुद को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े।
मगर जब आप डॉक्टर्स के बेसिक राइट्स नहीं देते हो, डॉक्टर्स को दबाया जाता है, डॉक्टर्स को बैक फुट पे रखा जाता है, डॉक्टर्स को दीवार के साथ लगाया जाता है, तो फिर डॉक्टर्स भी एक पढ़ी लिखी कौम है, उसको आगे आने का हक़ है। और अपना अगर उनके मुतालबात मीटिंग्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू हल नहीं होते तो फिर मजबूरन जाके हमें स्ट्राइक का ऑप्शन लेना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे ऐसा कुछ, जैसे अब आपको पता है कि डॉक्टर्स के बहुत सारे करंटली मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी मेन मसला जो इस वक्त डॉक्टर्स, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनीज़ हैं, पीजीज़ जो हैं हमारे, उनकी सैलरी मंथली नहीं आती। हमारे हाउस ऑफिसर्स परेशान होते हैं, पीजीज़ परेशान होते हैं, उनके लिए बाहर के खर्चे पूरे करने होते हैं, उनको यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो उनको बाहर रहना पड़ता है, वहाँ पे उनको जो एक्सपेंसेस हैं वो अफोर्ड करने होते हैं। तो जब तक मंथली सैलरी नहीं आती टाइम पे, तो डॉक्टर कहाँ जाए? डॉक्टर के पीछे भी एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं। तो 4-4, 5-5 महीने के बाद डॉक्टर्स की जाके सैलरी आती है। तो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, ईडी के साथ मीटिंग की है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की है, मगर इसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो अल्टीमेटली हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो मजबूरन वो फिर स्ट्राइक की कॉल दे देंगे। अच्छा, एक तो आप लोगों का मसला ये है कि वो सैलरी का प्रॉब्लम है कि आप लोगों की जो सैलरीज हैं वो 3-3 महीने 4-4 महीने लेट आती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और आप लोगों के क्या एतराज़ात? इसके अलावा डॉक्टर्स का जो दूसरा मेन इशू है वो है अकोमोडेशन का। यहाँ पे डॉक्टर्स कोई जौहर से आता है, कोई सफूरा से, कोई हदीस से, जो कि बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं, स्पेशली फ्राम इंटीरियर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। ये डॉक्टर मेंगल साहब हैं, ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं। तो इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, हॉस्टल नहीं है स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स। अगर हॉस्टल होगी 24 घंटे हमारे यहाँ पे काम है, कभी भी गन शॉट आता है, आरटीए आता है, किसी भी वक्त पेशेंट आता है तो हमें यहाँ पे आना होता है और उसका तुरंत इलाज करना होता है। बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ डॉक्टर्स के लिए अकोमोडेशन के लिए कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है और डॉक्टर्स जैसे पहले परेशान था अब भी वैसे ही परेशान। अच्छा, अगर अब आप लोग स्ट्राइक पर जाते हैं और आपके मुतालबात फिर भी नहीं माने जाते, फिर क्या करेंगे आप? देखें, वी आर डॉक्टर्स, वी आर लिटरेट पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। तो हमारा बिल्कुल भी मोड नहीं होता कि हम स्ट्राइक की तरफ जाएं। बट अगर हम अपने मुतालबात के लिए स्ट्राइक की तरफ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा के ही पीछे हटेंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हम स्ट्राइक की कॉल दें और हमारे मुतालबात मंजूर ना हो और फिर वापस आ जाएँ। तो अगर आप जैसे आप स्ट्राइक पर जाते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि जो इतने सारे मरीज़ जो रोज़ जना हॉस्पिटल आते हैं वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए ही तो देखें, अब ये हॉस्टल का मसला एक दिन का नहीं है। मैं मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये 10 साल से हम इसके पीछे हैं, इस मसले के पीछे हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, मगर इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। फिर आप लोग बताएं कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। हमने यहाँ पे डायरेक्टर साहब को भी बोला हुआ है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, मिनिस्टर अज़रा पेचो साहिबा को भी रिक्वेस्ट की थी, मगर हमारी इस बात पे कोई भी इन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी इजहार नहीं किया। पीजीज़ की सैलरी का आपको मैंने बता दिया कि हाउस ऑफिसर्स की सैलरी का, अभी ये हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो हैं इनकी 4 महीने से सैलरी नहीं आई, इनके घर के इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं और अभी तक इनकी सैलरी नहीं आई। तो ये डॉक्टर्स जो दिन रात काम करते हैं ये कहाँ जाएं? आप लोगों को सवाल है। फिर अल्टीमेटली मजबूर होके पढ़ा लिखा तबका रोड पे आता है, कोई भी दिल की खुशी से नहीं आता। तो फिर हमारा पेशेंट्स के सिलसिले में ये होता है कि हम सिर्फ इलेक्टिव ओटीज़ और ओपीडीज़ का बाइकआउट करते हैं, बाकी एमरजेंसीज हम चला रहे होते हैं। अगर किसी मरीज़ को एमरजेंसी होती है तो उसको हम ट्रीट भी कर रहे होते हैं। हम कभी भी एमरजेंसी मरीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उल्टा हम उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनको कभी भी कोई महरूमी का शिकार ना हो। मेरा नाम डॉक्टर अदीबा है, मैं हाउस ऑफिसर हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की सैलरीज जो हैं वो कितने अरसे से नहीं आई हैं? अभी तक तो हमारी सैलरीज़ नहीं आई हैं, हमें 2.5 मंथ्स हो गए हैं और अभी कुछ आसार भी नहीं लग रहे हैं। हमारे जो है अभी कहा है कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया, लेकिन अभी हमारे अकाउंट्स में नहीं आई हैं। अभी तक आपको जब से आप यहाँ आई हैं एक सैलरी कोई मिली है? पता हो आपको क्या प्रोसेस है? नहीं, हम बस पेशेंट केयर के हवाले से काम कर रहे हैं, बस अपनी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हम इसलिए काम कर रहे हैं, वरना हमें अभी सैलरी तो हमारे लिए कोई नामो निशानी नहीं। अच्छा, जब सैलरी नहीं आती ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो बताइएगा कि जब सैलरी नहीं है तो 2.5 महीने हो गए हैं, तो फिर किस तरीके से आप लोग देख रहे होते हैं सारी सिचुएशन को, स्पेशली हॉस्पिटल की सिचुएशन को? देखिए, हम लोग अपना पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वरना हम चाहें तो हम लोग अपना वो कर सकते हैं, बैकआउट कर सकते हैं। हमारी सैलरीज़ नहीं, हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं घर पे, क्योंकि हम लोगों को भी, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने घरों में, तो हमें भी अपने घरों में देना होता है, तो फिर हमारे लिए मजबूरी बन जाती है। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते पेशेंट केयर पे, इसलिए हमें करना पड़ता है। सैलरी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें
हॉस्पिटल की ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते ना हम। अच्छा, तो अभी जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि सैलरी जो है वो रिलीज़ कर दी गई, लेकिन आप लोगों के अकाउंट्स में नहीं आई है। अगर 2.5 महीना और सैलरी नहीं आती है तो देखें, हम एहतजाज करेंगे, हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ सपोर्ट करते रहते हैं, हमें वो पूरी कोशिश करें कि हमारी जितनी जल्दी हो सके हमारी सैलरीज आ जाएं। अच्छा, आप लोग अभी इस मसले के लिए जैसे हम बात भी कर रहे थे MS के पास गए हैं, जो आप लोगों का सीनियर कंसर्न एक आपका डायरेक्टर लेवल का कोई बंदा होता है, उसके पास गए, उनसे बैठ के आपने मसाइल को डिस्कस किया? जी, हमारे सीनियर, हमारे डॉक्टर, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हमारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हमारे डॉक्टर जहांगीर हमारे लिए हर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी जल्दी हो सके हमारी सैलरीज आ जाएं। मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, देखें इस मसले पे हमने जो हमारे इंचार्ज है इस सैलरी सेक्शन के रियाज गिल साहब, उनसे मल्टीपल मीटिंग्स भी की हैं। उसके बाद हमने डायरेक्टर साहब के साथ भी मीटिंग्स की हैं कि इस मसले को आप हल करें। कभी वो लोग बोलते हैं कि जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से फ़ंड्स का मसला है, वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहे, कभी वो बोलते हैं आपकी अटेंडेंस नहीं आई हुई है, कभी वो बोलते हैं ये मसला है, मतलब फजूल के मसले और मसाइल बताए जाते हैं, उसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो हमारा, अगर आपको लगता है कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा, तो आप खुद हमें बोलें कि हम आगे आते हैं, हम एहतजाज की कॉल देते हैं, या आप खुद वहाँ पे जाके बात करें। आप स्टेक होल्डर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात करते हैं, आप मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आप उन डॉक्टर्स के मसलों पे तो थोड़ा ध्यान दें जो बेचारे 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, उनके पास सैलरी नहीं है, और वो लोग इस वेट में है कि मेरी सैलरी आएगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, और वो उधार लेने पे मजबूर है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर यहाँ पे उधार लेने पे मजबूर है, तो आप मुझे बताएं, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है जी, डॉक्टर जहांगीर हमसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर यासिर है, मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे यहाँ यही इशूज़ है जो सर ने कहे हैं ना। आप मुझे बताइएगा आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए, और अभी तक मुझे ना यहाँ पे अकोमोडेशन मिली है, ना मेरी पे टाइम पे आती है, और हम बाहर के लोगों को यहाँ रहना भी बड़ा मुश्किल है, जगह भी नहीं मिलते, तो रेंट पे रहते हैं। तो काफ़ी इशूज़ है जो सर ने सारे नॉमिनेट किए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से कुछ अक्सर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हम देख रहे होते हैं कि ओवर टाइम कर रहे होते हैं, 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहे होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके फैमिली के बहुत ज़्यादा इशूज़ है, तो वो बेचारे यहाँ से जाके इवनिंग में नाइट शिफ्ट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ मतलब कंप्रोमाइज़ है, पर्सनल लाइफ है ही नहीं उनकी। उनके बड़े इशूज़, ट्रेनिंग भी कंप्रोमाइज़ होता है, ओवर टाइम काम कर रहे हैं। तो ये इशूज़ सारे हमने नॉमिनेट किए अपने ED को भी और यहाँ पे हमारे HODs को भी, सबको, लेकिन एट द एंड ये है कि अभी तक फ़िलहाल हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अच्छा देखिए, जब आप लोग कराची से बाहर से आते हैं, इंटीरियर से जैसे हम बात कर रहे थे, आप आते हैं, तो इसका जो ये पूरा एक प्रोसेस होता है आपकी अकोमोडेशन का, ये प्रोसेस आपको पता है वैसे होता है क्या है, कितना लंबा होता है? वैसे जो है ना विद इन 6 मंथ्स, मतलब बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे लोगों का अकोमोडेशन मिल जाता है पहले 6 मंथ्स में, लेकिन यहाँ पे तो कहते जगह ही नहीं है, कोई इनके पास हॉस्टल्स ही नहीं है जहाँ पे वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को, या जो है ना, हालांकि हमारे जो APs है उनके लिए भी जगह नहीं है रैश की, वो भी बाहर रह रहे हैं। अच्छा, जिना हॉस्पिटल जितना बड़ा अस्पताल है, इसमें आपको लगता है कि डॉक्टर्स की तादाद जो है वो कम है? डॉक्टर्स की तादाद कम भी है, जितना इन पे रश है, जितना लोड है, क्योंकि सिंध की जो है ना सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, और यहाँ पे डॉक्टर्स जो है उनको अभी तक फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, तो और डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है हमें। जितना मैन पावर ज़्यादा होगा उतना जो है ना पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर सकेंगे। तो इस पे भी हमने बात की उनसे कि भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्लॉट बढ़ा दे, और हमारे लिए जो कंसल्टेंट्स है वो भी मतलब आप नए जो है ना वो करे, जो सीट्स अनाउंस करें उनके लिए। तो अभी ये हम हमारे इशूज़ को बार हाईलाइट कर, जैसे प्रीवियसली काफ़ी एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन एट द एंड यही है कि हमें जो है ना आसरा दे के रखते हैं, और हम इसी उम्मीद से सारे हमारे डॉक्टर कम्युनिटी जो है ना इंतज़ार में है कि कोई इनको जो है ना फ्रूटफुल रिस्पांस मिले ऊपर से, जो हमारे मिनिस्टर साहिबान है या जो भी सिंध प्रोविंस चला रहे हैं। तो बाकी यही है जो सर कह रहे हैं, बाकी लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, और जो हम लोग सुनते भी आ रहे हैं आजकल खबरों में कि स्ट्राइक की तरफ डॉक्टर्स जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं इसके, और इसकी एक बुनियादी वजह यही है कि हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन जिस हद तक बढ़ गई है, उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है हमारे यहाँ कि आपकी तालीम है, और उसके बाद इतनी महंगी तालीम हासिल करने के बाद जब आप फाइनली डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद आप आके जो है सर्व कर रहे होते हैं अपनी कंट्री को, तो आपको अगर 2.5-3 महीने तक सैलरीज नहीं मिलती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी भी डॉक्टर को डिमोटिवेट करने के लिए। हम लोग बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो हेल्थ मिनिस्टर मौजूद हैं, डॉक्टर साद नियाज़। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। तो हमने सोचा कि इनसे बात करके जाने कि सेहत का जो डिपार्टमेंट है स्पेशली सिंध में
उसमें बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है? पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर अच्छा, गिविंग मी द चांस। सर ये बताइएगा, अभी तो आपने अभी चार्ट संभाला है, बट चार्ट संभालते ही आपको क्या क्या मुश्किलात नज़र आई हैं सेहत के डिपार्टमेंट? देखें, मुश्किलात कुछ तो वो हैं जो हमारी माशरती, अब जो माशरे की मुश्किलात हैं, जिसमें लोगों का सीरियस नहीं होना, लोगों का सही तरह से काम नहीं करना, लोगों का वक्त पे नहीं आना, ये जो है ना, ये एक इंसान, ये हमारे माशरे की कमज़ोरी बन गई कि हम अपने काम को दयानतदारी से करते ही नहीं। तो वो तो एक हर जगह सोसाइटी में वही हाल है, सिवाय प्राइवेट सेक्टर के, जहाँ पे आपको पता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। हाँ। गवर्नमेंट सेक्टर का ये मसला है कि आपको पता है कि आप नहीं भी आएंगे तब भी ज़्यादा डिसमिस हो, वो सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आई थिंक ये बड़ा एक फैक्टर है और एक चैलेंज है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले सकते। कुछ सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं कि इतने हालात ख़राब हैं, इंतज़ामिया नाम की भी नहीं है। मैं आपको खुद एग्जांपल देता हूँ। मैं लियारी अस्पताल गया था लास्ट वीक, तो वहाँ लियारी में जब मैं गया हूँ तो इमरजेंसी के बाहर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक कुत्ते का जो है ना डेड वो पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मैंने कहा यार आप मुझे क्यों आके आपको दिखाना पड़ा ये, मतलब मैं तो ऐसे ही उठ के आ गया। अब वहाँ पे अगर ये मेरा प्राइवेट सेक्टर वाला मामला होता तो वहाँ पे 2-3 लोगों की तो कम से कम जॉब्स ख़त्म हो गई। ऐसे बिल्कुल ऐसे एंड आइडियली होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमने इसे सस्पेंड कर दिया है। वो सस्पेंड कर दिया है, आई एम श्योर उनकी कोई ना कोई पहुँच होगी, 4 महीने बाद वो दोबारा अपना काम कर लेंगे। तो जब तक आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक एक कैरेट एंड स्टिक का सिस्टम गवर्नमेंट में नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। देखें, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, जो दूसरा नहीं कर रहा उसको तो फ़ायदा है। ऐसा ही है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट के अंदर जो है ना बोनसेस, इंसेंटिव्स डालने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के अस्पतालों की हालत को ठीक करना पड़ेगा और फिर अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। तब आप फिर गवर्नमेंट के अस्पताल को निजी अस्पतालों से कंपेयर कर सकेंगे। जैसे आपने बात की, ये देखिए, ये बात हम शुरू दिन से जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की बेहतरी की ज़रूरत है, इनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, भर्तियाँ हो जाती हैं, डॉक्टर स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। और अभी तो खैर हम जिना में मौजूद थे तो उनका कहना ये था कि 3 महीने से सैलरीज़ नहीं आई डॉक्टर्स की। अब ये इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा, जब आप किसी से काम कराना चाहते हैं ना, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप उससे सवाल तब पूछेंगे जब आप उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर लें। और हमें ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम अपने इदारे के लोगों की ज़रूरियात, जो एक आम हर जगह होती है कि भाई आपके पास अच्छा बैठने की जगह होगी, तनख्वाह आपको सही मिलेगी, ये सब चीज़ें क्या हम दे रहे हैं? नहीं। अगर हम नहीं दे रहे तो फिर आप उनको निजी इदारों से ना कंपेयर करें। गवर्नमेंट की क्या डॉक्टर्स की क्या सैलरी, ठीक है? अगर वे इतनी मेहनत करके आप मेडिसिन किया, फिर FCPS किया, उसके बाद लाख 1.5 लाख रुपये, यही बच्चे अगर MBA कर लेते और किसी और इदारे में होते तो उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती। तो ये कौम को देखना पड़ेगा। मसला जो है वही पीछे चला जाता है कि क्या हेल्थ हमारा प्रायोरिटी है इस कौम की, एजुकेशन प्रॉपर्टी है? नहीं। अगर आपका टोटल बजट का 1-1.5% आप हेल्थ पे लगा रहे हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना। Exactly. तो जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आई थिंक द आंसर टू दिस प्रॉबली बेहतरी का जो होगा वो होगा जब आप यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम लाएंगे, इंश्योरेंस का सिस्टम लाएंगे, तो हॉस्पिटल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके बजट्स कम हो जाएंगे। तो अभी तो हम बजट दे रहे हैं और फिर सवाल कर रहे हैं, उस वक्त बजट मिलेगा तब जब आप काम करेंगे। अच्छा सर, बजट मिलता तो है, मिलता है, उसके बावजूद भी बजट जाता कहाँ है, ये समझ नहीं आता हमें। आई डोंट थिंक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, आई डोंट थिंक इतना बजट नहीं मिलता जितने बड़े अस्पताल हैं। क्योंकि 1800 बेड का सिविल अस्पताल है, 1800-1900 बेड का जिना अस्पताल है। अब आप इसको आप निकालें ना, जो अमाउंट मिल रहा है उसको आप पर पेशेंट और पर OPD का डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा अमाउंट। ये बात बिल्कुल सही है कि वो पैसा जो मिलता है वो भी नहीं लगता, लेकिन वो हमारी कौम की फितरत बन गई है ना। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में करप्शन को कितने लोग बुरा समझते हैं? मैं समझता हूँ 1%। 99% करप्शन को बुरा नहीं समझते। मसला मैं समझता हूँ पिछले जो मैंने महीने में देखा है
शायद मैं गलत हूँ, बट मेरी राय कि करप्शन मसला नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क का मसला गवर्नेंस है। इस मुल्क का मसला ये है कि मैं काम करूँ। मैं अगर ऊपर से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह पहुँच रहा हूँ, मैं शाम तक बैठा हुआ हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ आम आदमियों की तरह, तो हर आदमी फिर उसको चेंज होना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं किसी को क्या कहूँगा कि वो काम करे। तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ऐसा है। एंड सैडली जो रुझान पहले रहा है, वो मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, तो आप तो खुद आई वर्क हेल्थ मिनिस्ट्री का काम मैं सुबह से शाम तक करता हूँ, फिर मैं अपना काम करता हूँ जाके। अच्छा। इसी बीच में मैं अपने सिविल हॉस्पिटल का काम भी कर रहा होता हूँ। तो आई हैव टू डू ऑल दिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ मैनेज करा रहे हैं। बट मैं आपको बताऊँ कि ये जो मामला है, इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है और कुछ नहीं है। ये जो आप तनख्वाहों की बात करिए, इसको सही गवर्नेंस है ही नहीं। फिर आप पहले हिसाब रखेंगे ना अपॉइंटमेंट से पहले। मैंने 10 आदमी हायर किया तो मैं पहले देखूंगा 10 आदमी हायर करने की मेरे पास सैलरी है या नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है, अमाउंट कम मिला हुआ है और आपने आदमी ज़्यादा रखी है, तो कैसे देंगे आप? फिर यही होगा आगे पीछे। फिर उसमें तो हम इसको सारे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको कंप्यूटराइज एक दफ़ा कर देंगे। जब ये सारा डिजिटलाइज हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें इतनी आसानी से तंग नहीं करेंगे। अच्छा, कि जो आपने बात की ना डिजिटलाइज करें, लास्ट सवाल पूछूँ मैं आपसे, मुझे बताइएगा कि आपने अभी अभी इंचार्ज संभाला है, मुश्किलात जो भी हैं, प्रॉब्लम्स आपको मुझसे बेहतर पता होंगी, इनके हल के लिए अब आपके पास क्या प्लान है कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है? इसमें सबसे पहली चीज़ हम एक डिजिटलाइजेशन पे काम करेंगे। दूसरा हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे काम करें ताकि लोगों का ये मसला ही हल हो जाए। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल आना ही नहीं पड़ेगा हमेशा। आपके पास आपका ID कार्ड है, आप उससे जाके कहीं पे भी इलाज करा लें एक सर्टेन अमाउंट तक। अब उस पर काम करें। तो जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, उसमें जॉब्स का भी, हॉस्पिटल्स का भी, ये सारी चीज़ें, तो वो फिर कम चांस मिलेगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवर से हॉस्पिटल्स बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर है उसमें भी होगी गड़बड़, ये तो आई एम सॉरी पाकिस्तान। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने जो डिजीज़ से सुसाइड की बात की, सेल्फ हार्म की बात, मेंटल हेल्थ एक्ट लाने की, मेंटल हेल्थ की जो इम्प्लीमेंटेशन करनी वो ज़रूरी है, उसको करना। ये मैंने सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की, बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। बाकी जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, इन सब पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इन बिफोर आई लीव इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। सर मुझे एक और बात बताइएगा, अभी आपकी बात से मुझे याद आया कि मेडिसिन जो कह लें कि जितनी भी ये फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा माफिया है वहाँ पर। सर क्रैक डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद अद्वियात बन भी रही हैं, उन पर हाथ डालना भी बहुत मुश्किल है, रेजिस्टेंस भी बड़ी सामने आती है, जाली अद्वियात मौजूद हैं। 50 रुपए की जो एक आपको आम आई ड्रॉप मिलेगा वो आपको 250-500 का मिल रहा है। फिर ये कैसे आप लोग संभालेंगे? मैं समझता हूँ कौम को हमें ज़रूरत है जिसको कहते हैं ना कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग की, नेशन की, ये प्लीज़ इसको समझें। ये हुकूमत के आने से, लीडर के आने से या नहीं आने से नहीं बदलने वाली। बिल्कुल ऐसे ये बदलेगी हमें अपनी कौम की सोच को, उनकी अखलाकियात को बदलना है, हमें डिप्रेशन को हटाना है, ये जो नेगेटिव बातें इनको ख़त्म करना है। अभी आप लोग भी तो नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा सुना देते हैं ना, वो पॉजिटिव खबरें दिखाया करें, अच्छी हम चीज़ें। तो आएँ कि आप किस तरीके से हालात को जो है बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने तो उम्मीदें लगाई हैं। स्पेशली मुझे भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो मैं बैठी हुई थी अपने अब्बू के साथ, ही मुझे लाइक कि यार नहीं, ही इज़ द क्रेडिबल मैन। मैंने कहा चलें ठीक है जी। फिर तो मैंने कहा बनता है कि कहिएगा मेरे लिए दुआ करें कि मैं जब बाहर निकलूँ तब भी वो यही कह रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और पाइपलाइन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद। जिन्ना हॉस्पिटल में मरीजों और उसके साथ साथ डॉक्टर से बात करने के बाद इस बात का तयन करना इंतहाई मुश्किल है कि मजलूम कौन है, आवाम या डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से ये कहना है कि पिछले 3 महीने से जो यहाँ पर हाउस जॉब कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनको जो है वो तनख्वाहें ही नहीं दी गई हैं। उसके बाद उनके पास ना अकोमोडेशन मौजूद है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से जो है वो सर्वाइव करें। मरीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी, क्योंकि सरकारी अस्पताल हम देखते हैं कि बहुत बड़े होते हैं,
इनके पास खासा बजट भी आता है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की भी मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया मौजूद नहीं होती, यहाँ पर अंदरून सिंध से आने वाले जितने भी मरीज़ हैं वो भी सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको हफ्ता 15 दिन तो इस बात का हिसाब लगाने में ही लग जाते हैं कि उनको बेसिकली जाना किस डिपार्टमेंट में है, किस डॉक्टर को जाकर दिखाना है और किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो होगा। हेल्थ मिनिस्टर से बात की तो उनका भी यही कहना था कि उनकी कोशिश ये है कि इस तमाम तर जो मामलात हैं इसको डिजिटलाइज़ किया जाए, ताकि जो है एक हिरारकी बन सके, एक निज़ाम बन सके, ताकि जो आए दिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते ड्यूटी पर या आए दिन मरीज़ सफ़र कर रहा होता है, इन मामलात से जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब जितने पुरअज़म नज़र आ रहे थे उसी तरीके से अगर काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकारी अस्पताल और सेहत का इदारा जो है वो सिंध में बेहतरीन तरीके से काम कर सकेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।